Hello everyone, so welcome back to our channel. So today we are going to discuss company law BCom ऑनर्स सेमेस्टर 2 इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर है ये बीकॉम ऑनर्स का। तो इसको डिस्कस करेंगे एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम्स में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उसके ओरिएंटेड ही अपनी पढ़ाई करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। एंड इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने कंपनी लॉ के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, टॉपिक्स थे, वो सब बता दिए हैं। तो उसको देखना पहले, फिर इस वीडियो को देखना, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को आप देखो, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स आ चुके हैं तो ज़्यादा ये अभी पढ़ने का वो नहीं है। तो सबसे पहले है जो टॉपिक, इसमें 3 टॉपिक दिए हुए हैं चैप्टर में। पहला है मीनिंग ऑफ अ कंपनी, सेकंड है कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स ऑफ कंपनी, थर्ड है लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट विल। लिफ्टिंग मतलब हटाना कॉरपोरेट विल को, ठीक है। कॉरपोरेट विल मतलब एक पर्दा। इसको आगे देखेंगे क्या होता है। इन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है। एंड सेकंड के अंदर जो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है उसका एक केस लो है, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में बताया हुआ है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी लिस्ट में, तो वो कर लेना। ओके, तो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें इंट्रोडक्शन की, तो टर्म कंपनी जो एक टर्म है ये लेटिन वर्ड से आई है, जिसमें दो वर्ड से मिलकर बनी है, कोम प्लस पनी। कोम का मतलब होता है टुगेदर, मतलब एक साथ, और पनी का मतलब होता है ब्रेड। हम कहते नहीं है, जब हम साथ बैठकर खाना खाते हैं तो हम कंपनी शेयर कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग जब साथ एक साथ आकर और कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल, किसके लिए, एक कॉमन पर्पस के लिए, तो उसको बोलते हैं कैपिटल, सॉरी कंपनी। और कॉमन पर्पस क्या होता है उनका, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और जो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक लॉ बनता है जिसको हम बोलते हैं कॉरपोरेट लॉ, जो कि गवर्न करता है क्या राइट्स होंगे कंपनी में, क्या रिलेशनशिप होगी मेंबर्स की, कोड ऑफ पर्सन क्या होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा जो लीगल काम होता है कंपनी का, वो कौन करता है, कौन गवर्न करता है, इसको कॉरपोरेट लॉ। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी। इसमें मीनिंग अगर पूछा जाए कंपनी का तो ये लिख सकते हो। उसके बाद है डेफिनेशन। हम मीनिंग तो हो गया, अब डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशन को कौन डिफाइन करता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। तो सेक्शन 2 डिफाइन करता है। कोई भी डेफिनेशन होगी किसी भी लॉ में तो उसको सेक्शन 2 डिफाइन करेगा, सब सेक्शन सबके अलग होंगे। ऑफ कंपनी एक्ट 2013 डिफाइन करता है, क्या कहता है, कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस लॉ, ठीक है। एक कंपनी क्या होती है, एक ऐसी मतलब एक कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब पूछे तो कोई रजिस्टर्ड हुई है अंडर दिस एक्ट, दिस मतलब 2013, और अंडर एनी प्रीवियस लॉ, और जो 2013 से जो पहले एक्ट थे उनके अकॉर्डिंग, तो जो भी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है उसको बोलते हैं कंपनी, ठीक है, कंपनी बोलते हैं उसको। ओके, अब बात करें इससे आगे, तो जो प्रीवियस लॉ था वो 1956 था, ये भी बात याद रखना। तो ये थी डेफिनेशन कंपनी की। उसके बाद है जो कंपनी को गवर्न करता है वो कॉरपोरेट लॉ, तो उसके अंदर एक एक्ट आता है इंडियन कंपनी एक्ट 2013। उससे पहले इंडियन कंपनी एक्ट 1956 था, लेकिन अब 2013 है, तो उसमें 470 सेक्शन है, 7 शेड्यूल, 29 चैप्टर, और ये एप्लीकेबल हुआ था 2014 से 15 में, फाइनेंशियल ईयर में। अब हो गया उसका। और जो प्रीवियस एक्ट थे 1913 था, फिर 1956 था। अब बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स ऑफ कंपनी, विशेषताएं, तो सबसे पहली है सेपरेट लीगल एंटिटी, दूसरी है आर्टिफिशियल पर्सन, कॉमन सील, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन। तो 7 इसके फीचर्स हैं, जो कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पहला है सेपरेट लीगल एंटिटी और इसका केस लो। तो सबसे पहले देखते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब जो एंटिटी मतलब जो कंपनी है वो अलग है, उसके जो मेंबर्स हैं वो अलग है, कंपनी अलग है और जो उसके मेंबर्स हैं अलग है। कोई भी जो भी, इट हैज़ ऑल लीगल राइट्स विच आर सेपरेट एंड मेंबर ऑफ कंपनी आर नॉट लाइबल फॉर इट। मतलब कंपनी कोई भी लीगल काम करती है, लीगल हो चाहे वो इलीगल हो, तो उस काम के लिए मेंबर्स जो हैं वो लाइबल नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद इन केस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंपनी द कंपनी नेम इज यूज्ड, द कॉन्ट्रैक्ट बाइंड्स द कंपनी नॉट इट्स मेंबर। अगर कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसमें कंपनी के नाम का यूज़ होगा, कंपनी नाम यूज़ होगा। कॉन्ट्रैक्ट है ना, मेंबर्स को बाइंड नहीं करता।
सिर्फ वो कंपनी को बाइंड करता है। जो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है, एसेट्स होती है, जो भी लायबिलिटी होती है, वो सिर्फ कंपनी की होती है, उसके मेंबर्स की नहीं होती। और जो डेट्स होती हैं उनका कोई लेना देना नहीं होता मेंबर्स से, क्योंकि मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है मेंबर्स की, तो वो उनकी पेमेंट के लिए लायबल नहीं होते। उसके बाद इस चीज़ को समझने के लिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मतलब होता है कोर्ट। कोर्ट में एक केस आया था जो कि था सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड। तो ये केस लो इसको अच्छी तरीके से समझाता है, ठीक है। तो इसमें क्या था, सैलमन ट्रांसफर करता है, मतलब एक सोल प्रोप्राइटरशिप को रन करता रहता है, तो वो उसको बेच देता है 40,000 पे, ठीक है। अब वो नई न्यू बिजनेस ओपन करता है, मतलब कंपनी ओपन करता है, उसमें क्या है, वो 7 शेयर होल्डर्स हैं, जिसमें उसकी वाइफ, उसकी डॉटर एंड जो 4 सन है वो आते हैं। कंपनी लिक्विडेशन में चल जाती है एक ही साल के अंदर, क्योंकि वहाँ पे ट्रेड डिप्रेशन हो गया था। जब कंपनी वाउंड अप बंद करने का टाइम आता है तो पता चलता है कि कंपनी के अंदर एसेट्स 6,000 की हैं, लाइबिलिटी 17,000 और 10,000 के पाउंड, मतलब हजार हम रुपए बोलते हैं ना, ऐसे उनकी करेंसी है पाउंड, जो कि डिबेंचर हैं, जो कि सिक्योर्ड हैं, जिसकी पेमेंट पहले होती है। फिर है 7,000 के क्रेडिटर्स हैं जो अनसिक्योर्ड है, ठीक है। अब जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है वो कहते हैं सबसे पहले हमारी पेमेंट करो, क्योंकि जो डिबेंचर हैं वो तो आप ओनर ही डिबेंचर बने हुए हो कंपनी के, तो सबसे पहले हमारी पेमेंट करो, ये बोलते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। लेकिन सैलमन बोलता है कि मैं अलग हूँ, मेरी कंपनी अलग है। क्यों? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी का, उसके थ्रू मैं अलग, मेरी कंपनी अलग। तो अब ये ऐसे डिमांड करते हैं क्रेडिटर्स की हमारी पेमेंट करो, लेकिन सैलमन नहीं करता। तो फिर ये कोर्ट में केस जाता है, कोर्ट का भी यही आता है कि भाई सैलमन है ना अलग है, उसके जो मेंबर्स हैं, सॉरी, जो कंपनी है वो अलग है, सैलमन अलग है, तो आपको पहले पेमेंट नहीं मिलेगी, पहले सैलमन को ही मिलेगी, उसके अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स को 10,000, फिर कुछ बचता है तो आप ले लेना, नहीं तो नहीं, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये था। और एक इसमें केस लो आता है ली एंड लीज एयर फार्मिंग, तो ये देख लेना एक बार गूगल पर सर्च करके, एंड ये इंपॉर्टेंट है अगर आप पढ़ना चाहो, क्योंकि इसमें शॉर्ट नोट आता है, तो देख लेना। उसके बाद आता है सेकंड टॉपिक, सॉरी सेकंड फीचर, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड का क्या मतलब होता है, और एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन, और एसोसिएशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन। तो अगर बात करें इनकॉर्पोरेटेड की, तो इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्ट्रेशन, तो उसका कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, या फिर जो भी कंपनी एक्ट जो प्रीवियस कंपनी लो था उसके अकॉर्डिंग उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। अगर बात करें जो ये एसोसिएशन की, तो एसोसिएशन पब्लिक कंपनी बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 7 पर्सन की रिक्वायर है, और अगर आप प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हो तो एटलीस्ट 2 पर्सन चाहिए। तो ये एसोसिएशन का मतलब है। तो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का सिंपल क्या मतलब हुआ, कि अगर आपको जैसे कि कंपनी जो है, कोई भी कंपनी है वो फॉर्म की जाती है थ्रू रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनी एक्ट 2013 या फिर कोई भी प्रीवियस लॉ, और अगर आपको पब्लिक कंपनी बनानी है तो 7 चाहिए, और प्राइवेट कंपनी बनानी तो 2। और इन जो मेंबर्स हैं इनका नाम सब्सक्राइब्ड होना चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जिसको हम MOA बोलते हैं, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इनका नाम सब्सक्राइब्ड होना चाहिए। तो आप भी इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ओके, सो शुरू करते हैं नेक्स्ट वाला, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो इसमें क्या है, कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती फिजिकल फॉर्म में, उसकी हमारी तरह बॉडी नहीं होती, शोल नहीं होती, कॉन्सेंस नहीं होते। लाइक देखो समझो, लीगल तो इसलिए है क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है अंडर लॉ, ठीक है। पर्सन तो हमने मान लिया, ठीक है, वो सेपरेट है, मेंबर्स अलग है, तो कंपनी अलग है, तो एक पर्सन। आर्टिफिशियल मतलब वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे खिलौने होते हैं ना आर्टिफिशियल, वैसे है वो, मतलब वो नेचुरल पर्सन नहीं है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स है नेचुरल पर्सन, कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको वो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते जो कि एक सिटीजन को मिलते हैं, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्थ, राइट टू सिक्योरिटी, राइट टू सेफ्टी, ये सब जो राइट्स हैं वो कंपनी को नहीं मिलते, तो वो इन राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकती। तो इसलिए वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके पास बल्कि डोमिसाइल भी होती है, नेशनैलिटी भी होती है, लेकिन वो अपनी जो राइट्स है वो एंजॉय नहीं कर पाती, तो इसलिए उसको सिटीजन कंसीडर नहीं किया जाता। इसके लिए आपको स्टेट STCOI का केस और CTO का, तो ये दो केसेस हैं, ये पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी में क्या है, कंपनी, एक कंपनी है, उसकी शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, जो कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। मतलब एक कंपनी है, लाइक आप
आप कोई भी हो, राम श्याम जो भी, आपने 10 रुपए की शेयर्स खरीदे थे, आपने उसमें से 7 की तो पेमेंट कर दी, लेकिन 2 रुपए की पेमेंट नहीं करती। अब कंपनी लॉस में जाती है तो कंपनी आपसे पैसे मांगती है, तो आप सिर्फ क्या कहोगे कंपनी को, सिर्फ मैं 2 रुपए तक की पेमेंट करूंगा, उससे आगे मैं आपको पेमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी जो वो लिमिटेड है अप टू द एक्सटेंट जहाँ तक आपने पे नहीं किया है वहां तक, सिर्फ वहां तक। आप फालतू की पेमेंट नहीं करोगे, आप पे कोई क्लेम नहीं करेगा कि आपने क्यों पेमेंट नहीं करी, आप पर्सनल वेल्थ पर बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकते। तो इसलिए बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी है। उसके बाद है परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी कभी नहीं मरती, चाहे जो कंपनी है उसकी जो लाइफ है वो उसकी मेंबर्स की लाइफ पर डिपेंड नहीं करती। कंपनी, अगर कंपनी को हम बिगेन कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं कंपनी की, तो वो थ्रू लो होगा। अगर उसको बंद भी कर रहे हैं, वाउंड अप भी कर रहे हैं, तो वो भी थ्रू लो होगा। कंपनी में जो मेंबर्स है, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो कंपनी की डेथ नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी की भी डेथ हो गई अगर उसके मेंबर्स की हो गई तो। अगर कंपनी में कोई मेंबर को मेंटल डिसऑर्डर या फिर कोई मेंबर रिटायर हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बंद हो गई। कंपनी का एम होता है कि वो कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखे, चाहे उसके जो मेंबर्स हैं वो उनकी डेथ हो, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, एंड द कंपनी विल बी देयर। तो जब तक वो डिसॉल्व नहीं की जाती लोगों के द्वारा, तब तक वो कंटिन्यूटी में रहेगी। इसमें जो केस था वो रीमीट सप्लायर का था। इसमें क्या था कि वॉर के टाइम पर जब बम पड़ा था उस पे, तो उसके सारे जो मेंबर्स थे वो मर गए थे। सॉरी, जो भी उसके जो वो शेयर होल्डर्स थे उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उससे कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। कंपनी हमेशा के लिए चलती रही कंटिन्यूटी पे। कंपनी की जो सक्सेसन है, जो सक्सेस है, वो मतलब परपेचुअल है, वो कभी नहीं मरती। कंपनी डिपेंड करती है लोगों पे। वो मंजिल, अब आपके तो हाथ हैं तो आप साइन कर सकते हो, लेकिन कंपनी साइन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल पर्सन ही है, वो एक आर्टिफिशियल है, तो उसको साइन की भी जरूरत पड़ेगी। तो कंपनी के साइन के लिए हम यूज करते हैं कॉमन सील को, जिसको बोलते हैं सिग्नेचर ऑफ कंपनी। ठीक है। तो कंपनी को किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करना होता है अपनी अथॉरिटी के द्वारा, तो उसको कॉमन सील का यूज करना होता है। और कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया था, उसके थ्रू कॉमन सील को ऑप्शनल बना दिया था। अब कॉमन सील की जगह डायरेक्टर्स और कंपनी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो साइन कर देंगे तो भी माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स, अब आपने लाइक ये 10 लाख रुपीज है। ठीक है। अब आपने दो लोग हो, ए है और एक ए है, लाइक एक सेकेंड, ये ए है और ये बी। इन दोनों ने मिलके 10 लाख रुपए लगाए थे और कंपनी ओपन की थी। अब 10 लाख में से 5 लाख तो इसके हैं और 5 लाख इसके हैं। तो ये 5 लाख इसके क्या है? शेयर। 5 लाख इसका शेयर है। तो जब हम कैपिटल को दो टुकड़ों में अलग, सॉरी, दो नहीं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उसको शेयर्स बोलते हैं। अब जो ये शेयर्स है पब्लिक कंपनी के केस में तो ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में इस पे कुछ पाबंद लगते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, जो कि सेक्शन 44 प्रोवाइड करता है। ठीक है। उसमें ये फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। ठीक है। उसके बाद आप ये देख सकते हो कि कंपनी की जो मीनिंग है वो कौन सी में आता है ये, और फिर उसके बाद ये सारे फीचर्स हैं, तो ये आप सब देख लेना। ठीक है। अब है लिफ्टिंग और प्राइसिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल। तो मीनिंग क्या होता है कॉर्पोरेट बिल का? तो सबसे पहले हम वैसे समझते हैं, लाइक ये आप हो एंड दिस वन इज योर कंपनी। ओके, लाइक ये चल नहीं रहा। हाँ, ये आपकी कंपनी है। ठीक है। तो अब ये आप की कंपनी और आपके बीच में ये पड़ता है। अगर आप कोई भी कंपनी कोई भी काम करती है तो वो आप पे इम्पेक्ट नहीं डालेगा, और आप कोई भी काम करते हो तो वो कंपनी पे इम्पेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन कोर्ट कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे इस पर्दे को ऐसे रिमूव कर देता है यहाँ से। अब रिमूव कर दिया तो सारे जो ओनर है जो काम करेगा वो कंपनी पे इम्पेक्ट डालेगा, और कंपनी काम करेगी वो ओनर पे। तो इस केस में जब ये रिमूव किया, पर्दा जो कर्टेन था वो रिमूव किया, तो इसमें क्या हुआ, लिफ्ट कर दी, हटा दी, क्या? कॉरपोरेट व्हील। ठीक है। ये पर्दे को जब लो की लैंग्वेज में बोले तो कॉरपोरेट व्हील, तो इसको हटा दो। जब तक वो था तो कंपनी की प्रॉपर्टी अलग थी, उसकी मेंबर्स की अलग थी, राइट्स भी अलग थे, लाइबिलिटी अलग थी, ड्यूटीज, पावर्स, फंक्शन सब कंपनी से अलग थी, सब डिफरेंट करती थी। सो कॉर्पोरेट विल क्या है? एक लीगल कॉन्सेप्ट है। ठीक है। जो सेपरेट करता है एक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक्शन ऑफ कंपनी एंड मेंबर्स। ठीक है। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट विल। जो भी जो कंपनी को कुछ भी काम करती है, कोई भी एक्ट करती है, तो वो सिर्फ कंपनी उसके लिए लाइबल है। उसके मेंबर्स, डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर, एम्प्लॉय लाइबल नहीं है उस काम के लिए। अगर कोई कंपनी इलीगल काम कर रही है तो उसके लिए सिर्फ वो कंपनी लाइबल है, उसके जो भी मेंबर्स वगैरह हैं वो सब लाइबल नहीं है उस काम के लिए। तो इसके इसमें ये आता है। ठीक है।
उसके बाद है दो कैटेगरीज है जिसके द्वारा लिफ्ट किया जाता है, मतलब हटाया जाता है इस पर्दे को, कॉर्पोरेट व्हील को। तो इसमें दो कैटेगरीज आती है, दो केसेस आते हैं। तो पहला जो केस है, केस अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, ठीक है। और दूसरा है कि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, ठीक है। तो केस अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में क्या आता है, कोर्ट का काम होता है। ये सारा केस जो है कौन सोल्व करता है, कोर्ट सोल्व करता है। और जो ये स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, इसमें कौन काम करती है, कंपनी करती है, ठीक है। तो अब बात करें इसमें, तो पहले बात करना होता है डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर और नेचर ऑफ कंपनी। कहीं जो कंपनी को रन कर रहा है, जो ओनर है कंपनी का, वो हमारी कंट्री का एनिमी तो नहीं है। किसी ने कोई नई कंपनी ओपन किया है, क्या उसने बेनिफिट अपने प्रॉफिट के लिए तो ओपन नहीं की है वो। किसी ने फ्रॉड से बचने के लिए, क्रेडिटर्स से बचने के लिए, कोई ऑब्लिगेशन है उससे बचने के लिए ओपन तो नहीं की है, इस सबको देखता है। कोई वेलफेयर से बच तो नहीं रहा है। किसी ने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल गई उसके लिए ओपन नहीं की है। कोई एक्सपर्टाइज कौन है कंपनी का, और कोई मतलब कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है कंपनी के अंडर, मतलब कोई प्रॉफिट टैक्स से बच रहा हो। तो ये सारे जो भी केसेस हैं ये आते हैं इसके अंदर। और अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें कोर्ट क्या करता है, लिफ्ट कर देता है कॉर्पोरेट व्हील को। और उसके बाद जो उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हटा दिया जाता है। और इन प्रोविजंस की बात करें तो इसमें है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कम हो गए, लाइक पब्लिक कंपनी में 7 चाहिए, प्राइवेट में 2 चाहिए, तो कम हो गए, इसमें 6 हो गए, 7 से 6 हो गई, तो इसमें ये हटाया जाएगा। होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी के केस में इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेंबरशिप, डायरेक्टर्स की लिमिट अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो अफेयर्स हैं कंपनी के, कोई गलत काम तो नहीं कर रही है। अगर एप्लीकेशन लाइक मेंशन होता है ना कि 90% शेयर्स की एप्लीकेशन मनी रिसीव नहीं होती, तब तक हम शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते। तो जो एप्लीकेशन नहीं आई 90%, मान लो कभी भी नहीं आई, 20% आ गई, तो अब 20% को रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर्स तो इश्यू नहीं कर सकते। तो उसे रिटर्न करने में फेलियर तो नहीं होगी कंपनी। मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं कर दिया प्रोस्पेक्टस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस रिप्रेजेंटेशन का, मिस डिस्क्रिप्शन, नाम का जो है नाम अच्छे से नहीं दिया, उसकी स्पेलिंग गलत दे दी कंपनी की। प्री इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बनने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो कैसे हैं, अल्ट्रा वेरियस एक्ट और लाइबिलिटी अंडर अंडर अदर स्टैट्यूटरी। तो ये कुछ प्रोविजंस है जो हमें पढ़ने हैं। सो इन प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे ब्रीफली, बिल्कुल 1 to 1 ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर ऑफ कंपनी। इन केस इट इज सब्जेक्टेड दैट द कंपनी इज ओन्ड बाय द एनिमी ऑफ द कंट्री। मतलब कंपनी को एक ऐसा इंसान ओन कर रहा है, एक कंपनी का जो ओनर है वो एनिमी है कंट्री का, तो उसमें कोर्ट क्या करेगा, लिफ्ट कर देगा कॉर्पोरेट बिल को, ठीक है। और उनको अलाउड नहीं किया जाएगा कोई भी काम करने के लिए। उसके बाद है बेनिफिट्स प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। इन केस कोर्ट में ब्रीक कॉर्पोरेट सेल ऑफ कंपनी, इट इज फाउंड दैट कंपनी इज फॉर्म्ड प्रोविजन ऑफ, कंपनी बनाई गई है क्यों, क्योंकि उन्होंने टैक्स का जो ओब्लिगेशन है उसको कम करना था, टैक्स से बचने के लिए कंपनी बनाई गई है, जो कि गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो उस केस में भी कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कर दिया जाएगा। कोर्ट में इग्नोर द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी व्हेन इट इज अपीयर दैट देयर इज अवेजन। हाँ, कुछ मतलब इसमें दिया हुआ है कुछ जो ओब्लिगेशंस होते हैं, जैसे कंपनी एक्ट करती है एज एन एजेंट और शेयर होल्डर, तो उसमें कुछ ओब्लिगेशंस होते हैं जो शेयर होल्डर्स हैं उनके। तो अगर उनसे बचने के लिए कंपनी बनाई गई है तो फिर इसमें कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कर दिया जाएगा। अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, कोर्ट विल नॉट परमिट रिजोर्टिंग डिवाइस इनकॉर्पोरेशन ऑफ a company to avoid welfare resistance. It is the duty of court every case ingenuity is expected to avoid the, कुछ कंपनीज होती हैं जो कि अवॉइड करती हैं लाइक वेलफेयर लेजिस्लेशन को, कोई भी सोशल वेलफेयर के काम नहीं करती। और उसमें जो ट्रू स्टेट है उसको बिहाइंड द कैमरा रखा जाता है। जैसे हम कुछ वीडियोस आती है ना यूट्यूब पे बिहाइंड द कैमरा, तो ऐसे रखा जाता है जो ट्रू काम है उसको। तो इस केस में भी अवॉइड कर मतलब लिफ्ट कर सकता है। डाइवर्सिफिकेशन, एक कंपनी है जो डाइवर्ट हो रही है बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी में दे रहे, मतलब कंपनी कोई काम कर रही थी, कोई बिजनेस था उसका, तो वो दूसरी कंपनी के बिजनेस पे डाइवर्ट हो रही है क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटीज आ गई, तो इस केस में भी हटाया जाएगा लिफ्ट को, कॉर्पोरेट बिल को। डिटर्मिनेशन एक्सपर्टाइज ऑफ कंपनी कौन होते हैं, जो कि शेयर होल्डर्स होते हैं। एक्सपर्टाइज और कंपनी जिनको एक्सपीरियंस होता है और वो एक्सपर्टाइज होते हैं कंपनी के। उसके बाद है व्हेन कंपनी इज सेम, आर्ग्यूमेंट हुआ है दैट कॉर्पोरेशन इज सेम यूज टू लिव द, जब पता चलता है कि जो कंपनी का जो रियल पर्पज है ना वो अलग है, मतलब जो रियल ओनर है ना,
जो कंपनी का वो एक मार्क्स पहना होता है, जैसे कुछ पर्सन मार्क्स पहनते हैं उनका फेस हमें नहीं दिखता, तो ऐसे ही कुछ रियल पर्पस कंपनी का है ना वो हाइड रहता है हम लोगों से, तो कोर्ट इसमें लिफ्ट कर देता है कॉर्पोरेट विल को। अब जो कंपनी एक्ट के अंडर जो प्रोविजंस थे उसमें है रिडक्शन इन मेंबर ऑफ कंपनी, 7 मेंबर एटलीस्ट प्राइवेट में चाहिए, सॉरी पब्लिक में, और 2 प्राइवेट में। अगर ये 6 हो जाते हैं तो 6 मंथ से पहले हमें मेंबर्स को अवेयर करना होगा कि 6 मंथ से पहले हमें कोर्ट को भी अवेयर करना होगा मेंबर्स रिडक्शन हो गए हैं तो उसको इंक्रीज करना होगा। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी के केस में ये आपको सेकंड चैप्टर में डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन में समझ आएगा, इसमें नहीं आएगा बिल्कुल। उसके बाद है लाइक ये कोड ऑफ कंडक्ट में जो भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन देना, क्रेडिटर्स कंपनी के कम बताना, कोई भी डिक्लेयर कर देना खुद को कि हम तो कंपनी को बंद कर रहे हैं गलत मैनर में कि हम तो आपकी लाइबिलिटीज़ को पे नहीं कर पाएंगे, हम लाइबल नहीं है, मतलब हम पे नहीं कर सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम आपकी लाइबिलिटीज़ को पे कर दें। क्रेडिटर्स को ये कहना, खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देना ही इसमें आता है, तो उस केस में भी लिफ्ट कर दिया जाएगा आपकी कॉर्पोरेट बिल को। उसके बाद आता है आपने एप्लीकेशन मनी, जैसे 90% मंगाना होता है तो आप 90% नहीं आया, 20% आ गया, तो अब 20% को आपको वापस करना होगा, लेकिन आप वापस नहीं कर पाए, फेलियर हो गया उसमें वापस करने में, तो उसमें 30 डेज के जब इशू की थी उससे 13 डेज तक आपको, 30 डेज तक आपको रिटर्न करना होगा, नहीं करते तो फिर उसमें मिसलीड हो जाएगा। मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत मतलब कुछ चीज़ें हैं जो कि मिस स्टेटमेंट दे दी प्रोस्पेक्टस में, लाइक डायरेक्टर्स के बारे में, प्रमोटर्स के बारे में, तो उनको सब इसमें लायबल होते हैं, डायरेक्टर भी लायबल होता है, प्रमोटर भी, एक्सपर्टीज भी, सब लायबल होते हैं। उनको कंपनसेट करना पड़ता है, उस लॉस के लिए रुपए देने पड़ते हैं जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया उसका नाम। मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ नेम, जो है ना नाम की जो स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन ये सब अच्छे से नहीं दी, उन पे हमें अटेंशन पे करना चाहिए कि नाम जो ये है सब गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ होने चाहिए। उसके बाद है प्री इनकॉर्पोरेशन, जो भी प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट हुए थे जो भी रजिस्ट्रेशन के पहले, तो उनको अडोप्ट नहीं किया जाता, उनको नहीं लिया जाता आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। अल्टा वेरियस एक्ट, हर कंपनी बाउंड होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड कंपनी लॉ, लाइक हर कंपनी जो भी काम करती है या तो वो काम उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होगा, या फिर वो काम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होगा, या फिर वो रूल कंपनी एक्ट 2013 में होगा। तो ये अगर इन तीनों कोई ऐसा काम कर रही है और वो इन तीनों में मेंशन नहीं है तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा वेरियस। तो अगर ऐसा कोई काम कर रही है तो भी कंपनी की जो कॉर्पोरेट बिल है उसको लिफ्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद लाइबिलिटी अंडर अदर, देयर आर मैनी प्रोविजंस कंपनी लॉ विच डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, हाँ कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जहाँ पे कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो पर्सनली लाइबल होते हैं, जैसे कुछ वो बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाते अच्छी तरीके से, एजीएम नहीं करते, एनुअल जनरल मीटिंग, रिटर्न फाइल करने में फोल हो जाता है उनका, तो उन सब चीज़ों के लिए जो डायरेक्टर्स हैं वो पर्सनली लायबल होते हैं, उनको फिर उनकी लाइबिलिटी होती है ये। ठीक है। उसके बाद है ये जो चैप्टर है ये फिनिश होता है, उसमें अब ये समरी दी हुई है जिसमें ये कंपनी का मीनिंग दिया हुआ है, उसके बाद सारे फीचर्स दिए हुए हैं, इनकॉर्पोरेट विल के बारे में कुछ बताया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।